मास है, इसमें कुछ खास है। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by RR Kabel। वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम। Associate sponsor RR Parkin, Prayag Sanitary Ware and Sinks, touching life every day, and commonflow.com। No डर, find घर। Research partner Liazis Foraz। Focus, ideate, innovate, enable। नमस्कार, CNBC आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम हाजिर है लेकर CNBC आवाज 2014 रियल एस्टेट अवार्ड फोरम नंबर 1 पूना के अंदर। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस साल जो रियल एस्टेट अवार्ड हैं वो दिसंबर में होने जा रहे हैं, जहां पर हमारी कोशिश होती है कि हम देश के उन तमाम डेवलपर्स का सम्मान करें जिन्होंने रियल एस्टेट की फील्ड में कुछ हटकर काम किया है। और अपनी परंपरा के मुताबिक हम हर साल रियल एस्टेट अवार्ड से पहले अलग अलग शहरों में जाकर रियल एस्टेट फोरम करते हैं। बात होती है रियल एस्टेट की, बात होती है कि इस वक्त देश के रियल एस्टेट सेक्टर का क्या हाल है, कैसे आगे जा रहा है, और बात होती है आपकी जो घर के खरीदार हैं, ग्राहक हैं, कि आप कैसे अप्रोच करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ। क्या आपके लिए माकूल वक्त है घर खरीदने का, कौन कौन से नए डेवलपर हैं, किन पे आप भरोसा कर सकते हैं, और तमाम बातें। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं आपका तारुफ शुरुआत में करा दूं हमारे सभी पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ सबसे पहले हैं सिद्धार्थ मूर्ति साहब, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वेस्टकॉन इंजीनियरिंग ग्रुप के। उसके बाद हमारे साथ हैं कृति जैन जो कि डायरेक्टर हैं KUL की, अमित गोयल साहब डायरेक्टर हैं गोयल गंगा ग्रुप के, पंकज कपूर साहब हैं MD हैं लाइसिस फोरास के प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म है, राजेश काबरा डायरेक्टर हैं राम रत्ना ग्रुप के, और समित कारिया साहब मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पर बैठे हैं, डायरेक्टर हैं कारिया ग्रुप के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फोरम से। इस फोरम में हम बहुत सारे मुद्दों को टच करने जा रहे हैं। हम सबको घर कैसे मिले, यानी हाउसिंग फॉर ऑल, हर परिवार के पास एक छत हो, स्मार्ट सिटीज की बात इन दिनों देश के अंदर हो रही है, वो कैसे सब संभव होगा, साथ में इस वक्त रियल एस्टेट का क्या मौजू है, क्या हाल है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, और क्या परिवर्तन आ रहे हैं इस समय देश के अंदर अगर हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर की। तो शुरुआत हम आपसे करते हैं पंकज कपूर साहब। हाउसिंग फॉर ऑल, नई सरकार आई, उसने कई कदम उठाए और कई अनाउंसमेंट किए, हमने बजट में कई अनाउंसमेंट आते हुए देखे, और एक बात कही गई कि 2022 तक वो सबके सिर पर छत देना चाहते हैं। मतलब ये है कि हर परिवार को एक घर देना चाहते हैं। तो हम आंकड़ों में ये जानना चाहेंगे कि ये जो सपना है या ये जो सोच है ये कितनी धरातल पर उतरती है, आंकड़े क्या कहते हैं, कितनी कमी है और कितना पैसा कितना वक्त लगेगा इस सपने को साकार करने में। देखिए, एक बहुत बड़ी सोच है और लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आज एक सोच है, क्योंकि अभी तक हमने इस तरीके से सोची नहीं। और अगर हम देखें कि आज जो हम मार्केट कैटर कर रहे हैं, अगर हमारी हाउसिंग नीड की ज़रूरत है तो हमें 1.18 मिलियन के हाउसेस की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इसका बाइफर्केशंस देखते हैं तो हमें लगता है कि 95% जो हाउसिंग है वो EWS हाउसिंग और लो इनकम हाउसिंग के अंदर है, जिसको आज की जो सप्लाई है वो कैटर नहीं कर रही है। अगर हमने आंकड़ों की बात करें तो हमने एक एनालिसिस किया कि पिछले 12 साल में हम इस सेगमेंट का क्या परसेंटेज कैटर कर रहे हैं अक्रॉस लार्ज मेजर सेगमेंट में। तो ओवरऑल अगर आप देख लीजिए तो हम अगर 18 मिलियन की सप्लाई हाउसेस की अगर ज़रूरत है तो हमारी सप्लाई उसकी केवल जो डिमांड जो कैटर कर पा रहे हैं वो 1.4% है। तो अगर हम एनुअली देख लें कि अगर हम एनुअली आज के दिन इस डिमांड को के 1.4% को कैटर कर रहे हैं, तो अगर हमें 2022 तक जो आगामी 8 साल हैं उसमें हाउसिंग फॉर ऑल को अगर अचीव करना है तो हम करीब 70% के एनुअल ग्रोथ रेट पे हमको इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, तब हम उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि एक इस दिशा में एक सोच लानी कि आज जो हम डिमांड कैटर कर रहे हैं वो डिमांड हम एक HIG और लग्जरी सेगमेंट में ही ज़्यादातर उसका रुझान है। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे फोकस कम है। राइट। अमित, जो पंकज ने यहाँ पर बात रखी कि आपके पास करीब 2 करोड़ घरों की आवश्यकता है, ये आंकड़ा हमें बहुत जगहों से मिलता है, थोड़ा बहुत डिफर भी होता है, चलिए लेकिन मोटा आंकड़ा पकड़ते हैं 2 करोड़ का घर की आवश्यकता है। सप्लाई भी आ रही है उन्होंने कहा, लेकिन जो सेगमेंट है
खास तौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग का जो सेगमेंट है, आप अफोर्डेबिलिटी की लिमिट आप अलग अलग शहर के हिसाब से अलग अलग, लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है वहां पर हम देख रहे हैं सप्लाई कम है, लेकिन जो HIG है या लग्जरी है वहां पर सप्लाई ज्यादा। तो जो इम्बेलेंस है, क्या आपको लगता है, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात कि इसको हम कैसे भरेंगे? मैं आपकी बात से सहमत रखता हूँ। थोड़ा सा डिसबैलेंस है। मैं अगर पुणे शहर की बात करूँ तो डेफिनेटली देयर इज अ डिसबैलेंस। लो हाउसिंग, EWS हाउसिंग जो आपने कहा राइटली कि 95% शायद नहीं बट 80 to 90% हाउसिंग जो EWS में लगने वाली है वो ना के बराबर मौजूद है। और जब ये ATIB अनाउंस हुआ था उस समय इस चीज़ की बहुत प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, बहुत सारा EWS केटरिंग हुआ था। ATIB बंद होने के बाद से सारा हाउसिंग सेक्टर एक्चुअली लग्जरी एंड हायर इनकम ग्रुप की तरफ चला गया। एंड मुझे लगता है कि अब जो नया इंटरेस्ट रेट का उन्होंने निकाला है कि जो 50 लाख के नीचे के घर होंगे उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट भी रिबेट दिया जाएगा। प्लस जो EWS हाउसिंग के अंदर कोई स्कीम्स आ रही हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे वो हमारे को स्कीम्स देने वाले हैं, सेट ऑफ्स देने वाले हैं, सब्सिडीज देने वाले हैं। इन सब्सिडीज के बाद बहुत सारा EWS का दोबारा फ्लडिंग होना चाहिए मार्केट में। राइट, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इनकम टैक्स लिमिट थी जो आपके हाउसिंग लोन पर उन्होंने 1.5 से बढ़ा के 2 लाख की, और जहां तक मैं समझता हूं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी डाल दिया, अफोर्डेबल हाउसिंग में। कृति, आपके पास आते हैं, ये जो कदम ATIB का भी इन्होंने जिक्र किया, काफी अरसे पहले हमने देखा कि ATIB स्कीम बंद हो चुकी है जहां पर आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलते थे, कंसेशन मिलता था। लेकिन अब जो कदम सरकार उठा रही है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात कर रही है, FDI की भी बात कर रही है, उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अफोर्डेबल हाउसिंग को उन्होंने डाल दिया है। उसके अलावा कुछ बायर साइड पर रिलैक्सेशन देने की कोशिश की है, आपको टैक्स में छूट देके, ब्याज दरों में छूट देके। तो आपको लगता है कि ये जो कदम है दो, ये काफी हैं या कुछ और करने की जरूरत है? इतने भर से काम नहीं चलेगा। इतने से काम तो डेफिनेटली नहीं चलेगा, क्योंकि जो गैप की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ तक शहरों टायर 1 सिटीज़ मेट्रोज का सवाल है, वहाँ एक ड्रास्टिक प्लानिंग चेंज का भी रिक्वायरमेंट है। मैं एक आपको सिंपल उदाहरण दूंगी, क्योंकि हम अभी एक स्टडी टूर से आए हैं यूरोपियन सिटीज़ में, ताकि शहर के अंदर ही हर तरह का हाउसिंग मिल सके। एक प्लानिंग नॉर्म है सो दैट यू बिल्ड मोर विद इन द सिटी, जिसमें सेटबैक्स का रिलैक्सेशन है, जिसमें आपका स्काईलाइन डिफाइंड है। तो सारे डेवलपर्स उसी थीम के साथ डेवलप करते हैं। अभी एक पॉलिसी महाराष्ट्र में आई है LIG हाउसिंग के लिए, जहां 20% to 15% इज रिजर्व फॉर बिलो 25 स्क्वायर मीटर्स, 40 स्क्वायर मीटर्स इन टाउनशिप। ये भी एक बहुत ही छोटा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, बट क्योंकि ये गैप बहुत ज़्यादा दिनों तक रहा है। Besides this, Amit also spoke about some subsidies. I don't think subsidies इतनी जल्दी आएंगी, और though the Prime Minister has a huge vision for housing and huge vision for smart cities, that will not be realized very soon. नए घर की तलाश, एक अनसुना इलाका, वॉचमैन भैया, वो वीरान अपार्टमेंट। मुझे डर लग रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां अपने सपनों का घर ढूंढना भयानक साबित हो सकता है, लेकिन commonfloor.com ये सब कुछ बदलने वाला है। खुला दो दर, यहाँ मिलेगा घर। डाउनलोड द कॉमन फ्लोर ऐप, बिगिन सर्च, चूज प्रॉपर्टी, चेक डिटेल्स एंड कॉल डायरेक्टली। अब नया घर ढूंढना कितना आसान। लॉग ऑन टू commonfloor.com और डाउनलोड द कॉमन फ्लोर मोबाइल ऐप टुडे। Hey man. Hi. Hi. Wow. Lovely earrings. Thanks. Look, Varun, stunning ना? अरे भाई, इनके पतिदेव ठहरे इन्वेस्टमेंट बैंकर, इनके लिए डायमंड इयररिंग्स क्या चीज है। अबे साली, 6 महीने से घर पे बैठा हूँ, लॉयर मैडम घर चला रही हैं। आहा, so you're the man of the house. Even better. I'm the woman of the house. नई रोशनी, नया विश्वास, PC ज्वेलर, नए जमाने के हीरे। मिलिए चार्ली और मोहिनी से और देखिए इनकी परफेक्ट कहानी। जी चाहता है तुम्हें खा जाऊं। Well, there's a perfect match for everyone, but for your favorite dish, nothing but the best rice. Best rice in association with Happy New Year.
कार्य साहब, आपके पास मैं आता हूं। यहाँ पर मेरे पास एक आंकड़ा है, 9 लाख करोड़ का एक पोटेंशियल डिमांड है अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर। तो क्या ये इतना बड़ा फिगर अट्रैक्ट नहीं करता कि इस सेगमेंट में ज्यादा से ज्यादा कामों में, बिजनेस की बात करूं तो? बिजनेस के पॉइंट के व्यू से देखेंगे आप तो द प्रॉफिटेबिलिटी इन द लो इनकम हाउसिंग इज वेरी लो। इट्स मोर ऑफ अ टर्नओवर बिजनेस कहते हैं उसको, इट्स लाइक अ फैक्ट्री। और हमारा रियल एस्टेट बिजनेस इज नॉट लाइक अ फैक्ट्री, बिकॉज हम 2 बिल्डिंग बाजू बाजू में बना रहे हैं, दोनों में अलग प्रॉब्लम आती है, बिकॉज द लेबर इज चेंजिंग एवरी डे, इट इज अनस्किल्ड लेबर, इट इज नॉट अ कंटिन्यूस लेबर, द लेबर कीप्स चेंजिंग। सो द एफर्ट टू पुट इनटू लो इनकम हाउसिंग इज वेरी हाई and the profitability is very low. पंकज जी, बहुत अच्छी, बहुत साफ गोई के साथ इन्होंने बात रखी है कि जब मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? लो इनकम में मुझे बिजनेस करना है, लो इनकम में मैं कैसे बनाऊं? तो ये जो द्वंद है ये अभी तक मौजूद है, ये कैसे पटेगा? प्रॉब्लम्स बहुत हैं जो इन्होंने बताई है कि लोकल लॉज होते हैं, प्राइस होता है, और सबसे बड़ी लो कॉस्ट इनकम हाउसिंग के अंदर क्या है कि जिस वेक्टर के ऊपर हम जाके कर सकते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अर्बन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, वो ये है कि आज लैंड प्राइसेस जो चल रहे हैं और जो कॉस्ट चल रही है, इस कॉस्ट और इस लैंड प्राइसेस के हिसाब से जिस वेक्टर के ऊपर जाकर के मैं अफोर्डेबल हाउसिंग आज मुहैया करा सकता हूँ, वहाँ पे डिमांड नहीं है, क्योंकि आदमी जाके रह नहीं सकता। एक तो ये बात है। दूसरी बात है जो स्टैंडर्डाइजेशंस की प्रॉब्लम है कि आज अगर मुझे टर्नओवर वाला खेल खेलना है तो मुझे एक प्रोसेसिंग यूनिट डालनी पड़ेगी, जिसके थ्रू हम टेक्नोलॉजीज ऐसे लाएं कि हम घर मैन्युफैक्चर कर सकें और ले जा करके प्लेस कर सकें, जहाँ पे हम फिर वॉल्यूम के अंदर खेलें। यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन अभी ये चीज़ आई नहीं है हमारे यहाँ। सिद्धार्थ मूर्ति साहब, तो समस्या हमने निकाल ली, उन्होंने उठाई, उन्होंने उसका आंसर देने की कोशिश की पंकज साहब ने कि क्या दिक्कतें हैं, तो इसका हल कहाँ पर दिखाई देता है? देखिए, इसका हल इसी में है कि जो लैंड कॉस्ट है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये तो जो कम होती है वो सिटी की आउटस्कर्ट्स में ही होती है, और अगर हम आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो जब तक ये विशियस सर्कल सॉल्व नहीं होता है तब तक ये चलता रहेगा। राइट, राजेश की यहाँ पर राय लेते हैं। राजेश, लैंड फैक्टर एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, तो आपको क्या लगता है ये एक बड़ा हर्डल है या उसके आगे भी दिक्कतें? और अगर ये लैंड फैक्टर वाला कॉस्ट है, पंकज जी पर भी आएंगे कि ये समस्या कैसे सुलझाएं, लेकिन क्या और कोई रास्ता आपको इसके बीच में दिखाई देता है? देखिए, जहां तक प्राइस पॉइंट का इशू है तो प्राइस पॉइंट इज डेफिनेटली हाई एट द मोमेंट, और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि घर छोटे पे छोटे होते जा रहे हैं। सो वी आर लिविंग इन मैच बॉक्सेस एट द मोमेंट। इसके 2-3 कारण है। एक तो जो लैंड कॉस्ट हाई है, उसको आज प्रोजेक्ट लैंड डील से किक ऑफ पीरियड जो आज 2 से 3 साल का है, ये बहुत बड़ा कॉस्ट है। एंड टुडे सिंस वी डोंट हैव फंडिंग फ्रॉम बैंक्स, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज वेरी हाई एट द मोमेंट। तो इसके कारण जब तक आपका प्रोजेक्ट किक ऑफ होता है तो उसकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ चली जाती है, एक तो ये पॉइंट है। तो एंड सेकेंडली आफ्टर दैट इज द कंस्ट्रक्शन, जो पंकज जी ने भी मेंशन किया कि टुडे इंडस्ट्री में आज हमको स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत जरूरत है। ऑल्सो इंडिया में अगर आप नोएडा में जाएंगे तो आई थिंक नोएडा वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट का। आप लैंड खरीद के आप गवर्नमेंट को अप टू 5 years आप पेमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट से जब आप लैंड लेते हैं। तो इन सच केसेस द फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द कैश फ्लो मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इजी फॉर द डेवलपर। तो आई थिंक ये 2-3 इनिशिएटिव्स अगर हम इम्प्लीमेंट हो सके तो काफी इजी हो जाएगा लो कॉस्ट हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पर देखी कि क्या समस्या है खासतौर पे लो कॉस्ट हाउसिंग के साथ, क्यों सस्ते घर बनाना थोड़ा मुश्किल है, कहाँ पर डेवलपर साइड को दिक्कत आती है और कहाँ पे सरकार की नीतियां बीच में प्रॉब्लम करती है, और दोनों में समावेश कैसे होगा कि आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डालेंगे, आप कुछ ऐसे लैंड पार्सल्स निकालेंगे जहां पर कीमतें आप कम रखेंगे, कुछ और रियायतें देंगे, और दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएं। अगर गोयल साहब बात को, स्मार्ट सिटीज की बात हो रही है, अब स्मार्ट सिटीज के लिए सरकार ने कंसेप्ट नोट भी जारी कर दिया कि स्मार्ट सिटी से हमारा मतलब क्या है, कैसे शहर होने चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल ये अच्छे होने चाहिए और सबकी रीच में होने चाहिए, साथ में एक स्मार्ट गवर्नेंस होनी चाहिए, सबकी समस्याओं को एड्रेस होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जिस, और
खास बात है कि उन्होंने कहा है कि इसमें 20 से 30% की आबादी उन लोगों को घर मिलना चाहिए जो एक लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं। तो एक सारी चीजों को एक साथ वो लेकर आना चाहते हैं। अभी सिर्फ कंसेप्ट के आधार पर है। आपको लगता है कि आगे चलते हुए ये चीज भारत की जो जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर को बदलने का दम रखती है? अच्छी सोच है। काफी जगह काफी शहरों में काफी कंट्रीज में काम भी हो रही है। पूना से बहुत नजदीक लवासा बोल के एक सिटी है। एक छोटे पैमाने में अगर देखा जाए तो वो भी एक स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेवलप की जा रही है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस नहीं है, 10 साल हो चुके हैं, है बाइंग, लोग घर खरीद रहे हैं, 10 लाख से घर शुरू भी हुआ था। बट स्मार्ट सिटी को पूरी तरह से रोजगारी, काम, सब कुछ चाहिए। सिर्फ घर बनाने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। कहने के लिए स्मार्ट सिटी ऐसा लगता है कि एक शहर होगा जहां पे जाके लोग रहने लगे। कृति, आपके पास आते हैं, आप लोग जर्मनी का टूर करके आए हैं और जर्मनी के भी कई शहर वो स्मार्ट सिटी के तौर पे गिनते हैं। डेफिनेशंस हर देश में अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो पैमाने अभी हमने 5 से बात की उस पर ही स्मार्ट सिटी एक आधारित होगी, बनेगी। यहाँ पर यह भी है कि कुछ शहर तो सैटेलाइट टाउन के तौर पे बनाए जाएंगे। कुछ शहर सरकार ने ऐसे चुने हैं जहां पर उन्होंने चिन्हित कर दिया है कि आबादी 40 लाख से ज्यादा हो। 44 शहर ऐसे होंगे जहां 40 लाख से, तो जो एग्जिस्टिंग शहर हैं वो भी आएंगे। मसलन अगर हम पूना की बात कर लें, आपको लगता है कि पूना जैसा शहर एक एग्जाम्पल के तौर पर रहे तो उसे कन्वर्ट करने के लिए स्मार्ट सिटी के तौर पर कितने एफर्ट की जरूरत होगी? आज अगर हम इसकी प्लानिंग करें तो हाँ, 2020 तक हमारा जो नया डेवलपमेंट आ रहा है, नए सिटीज आ रहे हैं, वी मस्ट टारगेट दैट हैपेंस एंड वी मस्ट पुट अ क्लियर टारगेट बाय 2050. दिस इज अ ह्यूज टेक्निकल टॉपिक, could be on another forum. I can give you more details about it. But by 2050, Pune city can be completely, even the older areas of the city can be completely redeveloped and will be a smart city if the government wants it. If the government wants it. पंकज जी, अब क्योंकि फिर एक बार बात सरकार पे आ जाती है तो सरकार खैर अपनी तरफ से करेगी। सरकार ने इस साल इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, लेकिन जो बजट इसके लिए चाहिए वो सालाना 36,000 करोड़ का चाहिए। 20 साल की बात करें तो 7 लाख करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम चाहिए। आपको लगता है कि ये एक तो इस रकम का इंतजाम करना और इतने बड़े पैमाने पे जहां पर न जाने कितनी चीजों की सिनर्जी एक साथ बैठानी होगी तब ये चीज संभव होगी, तो क्या ये ख्वाब ज्यादा है या हकीकत कम? पैसा जो है वो रुकावट नहीं है। तो जो आपको ज़रूरत है आज के दिन कि ये आइडेंटिफाई कर लेना कि कहाँ पे ये सैटेलाइट सिटीज़ और स्मार्ट सिटी बन सकती हैं। जो कॉन्सेप्ट नोट है जिस हिसाब से बात भी कर रहे हैं तो वो इस तरीके से अब जो नई सोच दिखने लगी है वो सैटेलाइट टाउन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ये ज़रूरी है अब मैपिंग करने की, और उन्होंने ये प्लान किया भी है कि हम मास्टर प्लान बनाएंगे, हम वहाँ की रिसोर्सफुलनेस देख लेंगे। वहाँ पे अगर मुझे इकोनॉमिक बेस बनाना है तो मुझे देखना है कि वहाँ पे क्या एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन है कि नहीं है। उसके साथ उन्होंने ये भी बात की है कि हम वहाँ पे मास्टर प्लान करेंगे कि जो आज ऑर्गेनिक सिटी डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम होती है कि अपने आप ही बन जाती हैं, तो वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग नहीं है। आज आपको फाइबर ऑप्टिक अगर डालना है तो आप डर जाते हैं कि आप जब खुदाई कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक लाइन को कट ना कर दें। तो उस तरीके की प्लानिंग की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कौन कौन से वायबल वेक्टर हैं जहाँ पे ये हो सकता है। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। क्लैरिटी, कलर, कट और हॉलमार्क, ये तो हीरे और ज्वेलरी की पहचान है, पर जो सबसे अहम है वो है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस, एक विश्वास जो रहेगा आपके आने वाले कल के साथ। AT Jewelers, a reason for every season. AT, a symbol of trust. हमारे और जनता के बीच कोई पर्दा नहीं। The country is in no mood to suffer unemployment. जितनी बड़ी विजय उतनी बड़ी जिम्मेदारी। I believe there is light at the end of the tunnel. We can solve the problem of poverty through creation of jobs. The rupee is not going to be volatile, it's going to be more stable. We are just at the beginning of some of the positive signs. नरेगा का जमाना गया, करेगा का जमाना आया। जब तक कोई क्राइसिस नहीं होती तब तक आप रिफॉर्म नहीं करते। देश के डिसीजन मेकर्स अपनी बात कहने के लिए चुनते हैं वो आवाज जिस पर है सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा। CNBC आवाज।
निराला इंडिया प्रेजेंट्स अभी नहीं तो कभी नहीं ऑफर, जिसमें केवल 10% पेमेंट में बुक कराएं अपने सपनों का घर। निराला एस्पायर और निराला ग्रीन शायर, दिल्ली एनसीआर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, और एक्सपीरियंस करें वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। निराला, इंडियाज विनिंग रियल एस्टेट टीम। कारिया साहब, आपके पास आता हूं। हम देखते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट होता है और रातों रात जमीनों की कीमतें बढ़ जाती हैं। क्या 100 सिटीज को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे और बताएंगे कि मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, आपको नहीं लगता उससे भी फिर एक लैंड ट्रेडिंग का खतरा बनेगा, रातों रात भाव बढ़ते हुए दिखेंगे? नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ये पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट करती है। अगर आप न्यू बॉम्बे में देखेंगे तो सिडको ने पूरी ज़मीन अक्वायर की है। अगर आपकी प्राइवेट ज़मीन है, आप बेच नहीं सकते, आपको सिडको को ही देनी है और बाद में सिडको ज़मीन बेचेगी। तो न्यू बॉम्बे के रियल एस्टेट, द लैंड प्राइसेस आर स्टिल इन कंट्रोल, दे शूट अप नहीं हुए इतने। तो सिमिलरली अभी ये 100 स्मार्ट सिटीज़ है, अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करे ये एरिया में मैं स्मार्ट सिटी अनाउंस कर रहे हैं और लैंड ट्रेडिंग इज लेफ्ट टू दी एक्चुअल लैंड ओनर्स, तो 100% आपका प्राइस ओवरनाइट डबल हो जाएगा। बट अगर गवर्नमेंट अक्वायर कर ले पूरी लैंड एंड देन गवर्नमेंट गिव्स द लैंड at a next price, then we will be able to control the land prices and bring down the housing prices. मूर्ति साहब, थोड़ा भारी सवाल लेके आपके पास आ रहा हूँ कि अब लैंड एफिशिएंसी हम बात तो करते हैं, लेकिन ये लैंड एफिशिएंसी आएगी कैसे? क्योंकि जगह आपके पास कम है, पॉपुलेशन आपके पास बहुत ज्यादा है, तो ये एफिशिएंसी आप क्रिएट कैसे करेंगे? या तो ये 100 स्मार्ट सिटीज जैसी हम बातें कर रहे हैं ये करके, लेकिन ये भी बहुत दूर की बात लगती है, क्योंकि अभी तो हम 2 कदम भी नहीं चले, ये बात है 100 कदम चलने की। देखिए, एफिशिएंसी तभी आएगा जब गवर्नमेंट और डेवलपर साथ में चलेंगे। अगर वो टेबल के अलग अलग बाजू पे बैठेंगे और झगड़ा करते बैठेंगे तो एफिशिएंसी लाना मुश्किल है। राइट राजेश, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, हालांकि बात फिर वही लगती है कि बहुत दूर की बात लगती है, लेकिन आप जब तक उस दूर की बात को पकड़ेंगे नहीं तब तक आप उन चीजों को कर नहीं पाएंगे। तो आपको लगता है कि ये हमारे यहाँ भी अब रिफॉर्म्स की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ और कदम हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और यहाँ पर हम देखेंगे कि सिनर्जी बैठती है। जब आप 100 सिटीज को लेकर आएंगे ग्राउंड पे, तो आपको प्राइवेट डेवलपर से भी बातचीत करनी पड़ेगी, अकेले सरकार के बस की बात नहीं। और जब दोनों को काम करना है तो सिनर्जी का रूट खुलता है। आपको लगता है संभव है जो यहाँ पर मूर्ति साहब कह रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स इसमें एक्चुअली जो है कि हमको अगर स्मार्ट सिटीज क्रिएट करने हैं तो द वे टू गो, पहले आप एक बनाओ और उसको फास्ट रेप्लिकेट करो। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारी एग्जीक्यूशन डिसेंट्रलाइज्ड है। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसने ये स्मार्ट सिटीज की सोच बनाई है, देन यू हैव योर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देन योर लोकल म्युनिसिपैलिटीज। तो आपका इस केस में बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि आज मैं एक ऑटोमेटेड पार्किंग का काम करता हूँ, आज मुझे 15 साल लग गए, बट मैं इंडिया वाइड कॉमन पॉलिसी नहीं ला पाया, बिकॉज हमको हर म्यूनिसिपैलिटी में जाके ये पॉलिसी पास करवानी पड़ती है। तो इसमें एक हमको जो मेन जो अचीव करना रहेगा कि पॉलिसी वर्किंग भले डिसेंट्रलाइज हो, बट पॉलिसी शुड बी सेंट्रलाइज फॉर दी स्मार्ट सिटीज टू हैपन। जी हाँ, केंद्र सरकार ने उसकी रूपरेखा तो बना दी, लेकिन बहुत कुछ होगा जो राज्य सरकारों के हाथ में होगा, लोकल म्युनिसिपैलिटी के हाथ में होगा। तो देखना होगा, क्योंकि ये शुरुआत है स्मार्ट सिटीज की। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, शायद आप में से कई लोगों के लिए भी ये नई चीज होगी, काफी बज़ है इस वक्त। सरकार ने भी सिर्फ अभी कंसेप्ट नोट ही जारी किया है, कुछ रियायतों की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा देश के अंदर, देश की शक्ल बदलने वाला। तो जाहिर से इसमें वक्त लगेगा, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसकी और तस्वीर साफ होगी। उस पर हम अपने तमाम आने वाले फोरम्स में बात करेंगे, लेकिन अब बात फिर से मेन रियल एस्टेट पे फोकस पर लेकर आते हैं। अमित साहब, हमने देखा कि सेंटिमेंट की जो मैं बात कर रहा था शुरुआत में, कि हमने देखा है कि नई सरकार के आने के बाद सेंटिमेंट चेंज हुआ है, इकोनॉमी को भी हम पहले से बेटर शेप में देख रहे हैं, चीजें मूव हो रही हैं। स्टॉक मार्केट से आप एग्जाम्पल ले लें तो 7-8 हजार का मूवमेंट हमने वहां पर देखा। ये मूवमेंट रियल एस्टेट मार्केट में कितना फील हो रहा है, या किस तरह से प्रोग्रेस यहाँ पर आपको दिखी? क्या कुछ बेहतरी की तरफ ये गया है जो कुछ समस्याएं थी पिछले 1-2 साल से? बिल्कुल, सरकार के अनाउंस करते ही जैसे इमीडिएटली स्टॉक मार्केट में चेंज आया, उस तरह से रियल एस्टेट में इमीडिएटली नहीं आया। 3 महीने जरूर लगे, बट द लास्ट 3 मंथ्स हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट 30-35% के आसपास ग्रोथ हुई है इन सेल्स इन रियल एस्टेट। लेकिन आप बात कर रहे हैं पूना स्पेसिफिक, राइट? तो अच्छा पढ़ाव दिख रहा है, अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, पीपल आर गेटिंग बैक टू बाइंग रियल एस्टेट हाउसेस। राइट, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी ले लेते हैं। मूर्ति साहब, आपकी कंपनी में इस समय क्या, अगर हम बात करें पिछले 2 या 3 क्वार्टर्स की, या 2 क्वार्टर्स की बात करें, आपको कुछ इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ इंक्वायरी? क्या ग्राउंड रियलिटी है? इन रियलिटी देयर इज काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इंक्वायरीज में और कन्वर्जन्स में। जो पहले
सिर्फ इंक्वायरी होते थे और जो बायर्स थे फॉर डिस्ट्रेस सेल वही हमारे पास आते थे, लेकिन अब वो पूरा माहौल बदल गया है, सीरियस बायर्स आ गए हैं, गुड डील्स आर हैपनिंग एट गुड प्राइसेस, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। क्लियरेंस दीजिए, क्योंकि आपने अभी हाल ही में पंकज जी रेगुलेटरी बिल के ऊपर गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंटेशन दिया दिल्ली में जाके, तो क्लियरेंस इस बहुत बड़ा पॉइंट है। क्लियरेंस में डेवलपर का एक अपना तर्क होता है और जो क्लियरिंग बॉडी होती है उसका एक अपना रोल होता है। तो आपको लगता है कि अगर ये सिंगल विंडो क्लियरेंस और तमाम चीजों की जो हम बात करते हैं, ईज इन नई गवर्नमेंट बात भी कर रही है, इनके आने से वास्तव में फर्क पड़ेगा या ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं, ये भी हो जाएगा तो हम नहीं देखेंगे कि सबको घर मिल रहा है? नहीं, ऐसे नहीं है और बहुत कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। और आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूना है। अगर आप पूना के अंदर ही देख लीजिए, पीसीएमसी पहला ऐसा म्यूनसिपैलिटी आया जिसने ऑटो डीसीआर चालू किया। 4,500 फाइल्स उन्होंने अभी तक क्लियर कर दी 2009 से। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। जो एक अप्रूवल लेने में 2009 में 72 मंथ्स और 72 डेज का टाइम लगता था, वो घटा करके आज उन्होंने 29 डेज पे लेकर के आ गए। तो ये एक ज़रूर दिख रहा है कि कहीं पे चेंज हो रहा है। मेरे को सौभाग्य था प्रेजेंटेशन देखने का, धीरेन्द्र कुमार जी ने प्रेजेंटेशन किया जिसमें कैसे वो सिंगल विंडो क्लियरेंसेस ला सकते हैं जिसमें सेंट्रल, स्टेट एंड अर्बन बॉडीज़ का सिंक्रोनाइजेशन हो। तो इस तरफ एक कदम चल रहे हैं और गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ है कि हमको सप्लाई साइड एफिशिएंसीज लेके आना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ, चूंकि आज एक बहुत बृहद टॉपिक्स थे जिन पे हमने बातचीत की, तो किसी एक टॉपिक पे फोकस करना शायद उतना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय का हमारे पास यहाँ पर सीमा है। बहुत सारी बातें करनी थी, स्मार्ट सिटी की बात, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात, साथ में कस्टमर्स को क्या दिक्कत होती है, यहाँ पर कस्टमर और डेवलपर के बीच का रिलेशनशिप किस तरीके से है, और आगे चलते हुए हम एक सस्टेनेबल हाउसिंग इस देश में कैसे लाएं। तो बहुत सारे बड़े टॉपिक है। मुझे लगता है एक फोरम उसके लिए शायद पर्याप्त नहीं है, लेकिन समय की सीमा को मानना ही पड़ेगा। तो इस फोरम को हम यहीं समाप्त करेंगे। हमारे सभी युवा डेवलपर्स का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी नई सोच खासतौर पे यहाँ पर हमारे साथ शेयर की कि किस तरीके से हम इस देश में सबके लिए एक घर के सपने को साकार कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। Presented by RR Kabel। वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम। Associate sponsor RR Parkin, Prayag Sanitary Ware and Sinks, touching life every day, and commonfloor.com। No डर, find घर। Research partner Liazis Foraz।